हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, एकदम ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, पिछली क्लासों में हमने भारतीय संविधान के भागों की बात की थी, भारतीय संविधान की अनुसूचियों की बात करी थी और भारतीय संविधान के स्रोत की बात करी थी कि किस देश के संविधान से क्या क्या प्रावधान भारत के संविधान में अडॉप्ट किए गए हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में। या प्रस्तावना को क्या कहते हैं दोस्तों, उद्देशिका कहते हैं। यह बात करें हम प्रियम्बल की। आज दोस्तों किसके बारे में हम बात करेंगे? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में बात करेंगे, प्रियम्बल के बारे में बात करेंगे, उद्देशिका के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आज हम जो बात करेंगे दोस्तों, प्रियम्बल क्या है दोस्तों, उस पर बात करेंगे। विचार की बात करेंगे दोस्तों, ये जो कॉन्सेप्ट है कहाँ से आया है दोस्तों, और भारत की जो प्रियम्बल है दोस्तों, प्रस्तावना है, उसकी भाषा कहाँ से अडॉप्ट की गई है। ये जो प्रस्तावना है दोस्तों, इस प्रस्तावना का आधार किसको माना गया है, उस पर भी हम बात करेंगे। यानी प्रस्तावना का आधार किसको माना गया था, उस पर दोस्तों बात करने वाले हैं। प्रियम्बल की दोस्तों अगर हम बात करें तो प्रियम्बल क्या है दोस्तों? प्रियम्बल सार है दोस्तों, संविधान का सार है या संविधान की भूमिका है। यानी प्रियम्बल की अगर हम बात करें दोस्तों तो प्रियम्बल क्या है? संविधान का सार है, संविधान की भूमिका है। संवैधानिक विशेषज्ञ दोस्तों, संवैधानिक विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला प्रस्तावना को संविधान का क्या कहते हैं दोस्तों? परिचय पत्र कहते हैं। N.A. पालकीवाला, N.A. पालकीवाला दोस्तों संविधान की जो प्रस्तावना है उसको भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहते हैं। यानी अगर आप किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले उसके परिचय के बारे में आप जानेंगे, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे हमें व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उसके परिचय पत्र को पढ़ना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार दोस्तों भारत की प्रियम्बल को पढ़ने के लिए, भारतीय संविधान को पढ़ने के लिए उसको उसकी प्रियम्बल को पढ़ना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। यानी भारत के संविधान में क्या क्या प्रावधान कर रखे हैं, भारतीय संविधान निर्माताओं के क्या क्या आदर्श थे दोस्तों, उन सब की झलक कहाँ देखने को मिलती है? भारतीय संविधान की प्रियम्बल में देखने को मिल जाती है। इसीलिए संवैधानिक विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला कहते हैं कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। यानी प्रस्तावना को आपने पढ़ लिया तो पूरे संविधान की नॉलेज आपको हो जाएगी, संविधान के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि भारतीय संविधान में क्या क्या प्रावधान कर रखे हैं, संविधान के क्या क्या उद्देश्य हैं, संविधान में राष्ट्र की प्रकृति कैसी है दोस्तों, कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है, कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं की व्यवस्था की गई है, कितने प्रकार की समानताओं की व्यवस्था की गई है। ये सारी बातें कहाँ देखने को मिल जाती हैं दोस्तों? भारतीय संविधान की प्रियम्बल में देखने को मिल जाती। तो N.A. पालकीवाला ने क्या कहा है दोस्तों? संविधान प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है दोस्तों। K.M. मुंशी की अगर हम बात करें तो K.M. मुंशी ने प्रस्तावना को क्या कहा है दोस्तों? प्रस्तावना को जन्म पत्रिका कहा है। K.M. मुंशी ने दोस्तों क्या है? प्रस्तावना को संविधान की जन्म पत्रिका कहा है। इन्होंने कहा है कि अगर किसी की जन्म कुंडली या जन्म के बारे में पता करना है तो दोस्तों सबसे पहले क्या है, उसके प्रियम्बल को पढ़ना पड़ेगा। यानी भारतीय संविधान के बारे में अगर हमें मोटा मोटी चीज़ें देखनी है कि क्या क्या प्रावधान भारतीय संविधान में कर रखे हैं, तो सबसे पहले क्या है, उसकी जन्म कुंडली को खंगालना पड़ेगा, यानी उसकी जन्म कुंडली को देखना पड़ेगा। और ये सारी बातें कहाँ लिखी गई हैं? प्रियम्बल में लिखी गई हैं दोस्तों। क्योंकि प्रियम्बल को पढ़ने के बाद हमें बहुत सारे ऐसे प्रावधानों के बारे में पता चल जाता है जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में कर रखा है। आत्मा की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था? ठाकुरदास
भार्गव। ठाकुरदास भार्गव कहते हैं कि प्रियम्बल क्या है दोस्तों, संविधान की आत्मा है। और किसने कहा था दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगर हम बात करें दोस्तों, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था। तो दोस्तों प्रस्तावना संविधान का क्या है दोस्तों, प्रस्तावना की अगर हम बात करें तो संविधान की भूमिका या सार है। यानी कोई भी बुक आप मार्केट से खरीदने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले दोस्तों उस बुक के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप क्या पढ़ेंगे दोस्तों, या तो उसके सार को पढ़ेंगे, या उसकी भूमिका को पढ़ेंगे, या फिर उसकी प्रस्तावना को पढ़ेंगे। यानी अगर आपको किसी बुक के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है कि इस राइटर ने इस बुक में क्या लिखा है दोस्तों, किसके बारे में लिखा है, तो उसके लिए आपको उस पुस्तक की, उस बुक की क्या है, भूमिका, सार या प्रस्तावना को पढ़ना बेहद जरूरी हो जाता। ठीक उसी प्रकार अगर हमें भारतीय संविधान की जानकारी प्राप्त करनी है तो जानकारी प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें प्रियम्बल को पढ़ना पड़ेगा। परिचय पत्र दोस्तों एन.ए. पालकी वाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। जन्म पत्रिका किसने कहा है दोस्तों, यह जन्म पत्री के.एम. मुंशी ने कहा। प्रारूप समिति के सदस्य थे दोस्तों के.एम. मुंशी, एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे प्रारूप समिति के। इन्होंने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जन्म पत्रिका या जन्म कुंडली कहा है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा ठाकुरदास भार्गव ने कहा है और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। दोस्तों सवाल, क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो सिद्धांत है, किस देश के संविधान से लिया गया, ये सबसे पहले ये किस देश के संविधान में अपनाया गया था दोस्तों, क्वेश्चन ये भी बन जाता है। अगर हम बात करें तो ये जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों अमेरिका के संविधान में सबसे पहले अपनाया गया था, क्योंकि अमेरिका का संविधान दोस्तों विश्व का सर्वप्रथम लिखित संविधान है और यहीं पर क्या है, प्रस्तावना का प्रावधान किया गया। यानी अमेरिका के संविधान में ही सर्वप्रथम प्रस्तावना का प्रावधान किया गया था और अमेरिका के संविधान से ही दोस्तों क्या है, भारत के संविधान में प्रस्तावना को अडॉप्ट किया गया। तो ये जो सिद्धांत है दोस्तों, ये कहाँ से अपनाया गया है, ये जो विचार है कहाँ से अपनाया गया है, भारत के संविधान में, अमेरिका के संविधान में अपनाया गया है। और चूंकि अमेरिका का संविधान विश्व का सर्वप्रथम लिखित संविधान है, मैंने पिछली क्लास में भी दोस्तों आपको बताया था कि अमेरिका में संविधान सभा का गठन 1787 में फिलाडेल्फिया में किया जाता है और 1789 में फाइनली अमेरिका का संविधान लागू कर दिया जाता है दोस्तों। तो इसी कॉन्सेप्ट को अपनाया गया है, यानी अमेरिका से ही क्या है दोस्तों, भारत में प्रियम्बल के कॉन्सेप्ट को अपनाया गया है और भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। यानी अगर सर्वप्रथम लिखित संविधान की बात की जाए तो अमेरिका का संविधान है और भारत विश्व में सबसे बड़े लिखित संविधान की बात की जाए तो फिर वो भारत का संविधान है। और प्रस्तावना के कॉन्सेप्ट अमेरिका से दोस्तों भारत में लिया गया। जबकि भाषा की अगर हम बात करते हैं तो भाषा कहाँ से ली गई है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। यानी भाषा का जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों अमेरिका से ना लेकर कहाँ से लिया गया है, भारत में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। क्योंकि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो दोस्तों कैसे शब्दों से शुरू होती है, यानी उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, उसमें कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को इस तरह का राष्ट्र बनाना चाहते हैं। जबकि अमेरिका के संविधान की प्रियम्बल है दोस्तों, उसको आप पढ़ेंगे तो उसमें हम भारत के लोग यानी लोगों की बात की गई है वहाँ पर, लेकिन किसकी, वहाँ पर कहा गया कि हम राज्यों के लोगों की बात की गई है। वहाँ पर दोस्तों राज्यों के संघ लोगों की बात की गई है, ना कि वहाँ पे डायरेक्टली लोगों की बात की गई है। तो हमारे यहाँ पर क्या है दोस्तों, किसी राज्य की बात नहीं की गई है, ना ही किसी राज्य के लोगों की बात की गई है, बल्कि सारे के सारे यानी भारत की जनता की बात की गई है। यानी जो भारतीय संविधान निर्माता थे दोस्तों, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम भारतीय संविधान सभा के लोग भारत को इस तरह का राष्ट्र बनाना चाहते हैं, बल्कि उन्होंने कहा कि हम भारत के लोग भारत को क्या है, संप्रभु, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य स्थापित करना चाहते हैं। यानी भारत को किस तरह का राष्ट्र बनाना चाहते हैं, भारत को हम संप्रभु राष्ट्र बनाना चाहते हैं, समाजवाद राष्ट्र बनाना चाहते हैं, पंथ निरपेक्ष बनाना चाहते हैं और क्या है, लोकतांत्रिक और गणराज्य क्या है, राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिया गया है, लेकिन इसकी भाषा को कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। आधार की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो आधार क्या माना जाता है, यानी प्रस्तावना का आधार किसको माना जाता है दोस्तों। मैंने जब आपको संविधान निर्माण के बारे में पढ़ाया था दोस्तों, तो उसमें बताया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को दोस्तों क्या है, एक उद्देश्य
प्रस्ताव रखा जाता है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखा जाता है दोस्तों। और ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है ये दोस्तों क्या है, आज की प्रस्तावना का आधार है। यानी ये जो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को रखा जाता है, ये उद्देश्य प्रस्ताव में प्रावधान कर रखा था कि संविधान के क्या क्या उद्देश्य होंगे दोस्तों। संविधान के उद्देश्यों के बारे में प्रावधान कर रखा था। किसके बारे में प्रावधान कर रखा था दोस्तों, संविधान के क्या क्या उद्देश्य होंगे दोस्तों, इसके बारे में प्रावधान कर रखा था। और क्या है, भारत की प्रकृति कैसी होगी, इसके बारे में प्रावधान कर रखा था। यानी 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखा जाता है उसमें उद्देश्यों के बारे में प्रावधान कर रखा था कि संविधान के क्या उद्देश्य होंगे, कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की जाएगी, कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं होंगी, समानता की बात की जाएगी। इस तरह के प्रावधान किए गए थे उद्देश्य प्रस्ताव में। भारत की प्रकृति कैसी होगी, इस तरह के प्रावधान किए गए थे दोस्तों। लेकिन ये जो उद्देश्य प्रस्ताव होता है ये संविधान सभा के द्वारा कब स्वीकार किया गया था दोस्तों, 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया था। कब, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। तो दोस्तों आधार क्या माना जाता है, यानी आज की प्रस्तावना का आधार किसको माना जाता है, उद्देश्य प्रस्ताव को माना जाता है। और उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था। कब लाया गया था दोस्तों, 13 दिसंबर 1946 को लाया गया था। और संविधान सभा के द्वारा कब इसको स्वीकार किया गया था, 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया था। तो दोस्तों प्रियम्बल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसमें क्या है प्रियम्बल, ये मैंने आपको बताया। विचार कहाँ से लिया गया है, भाषा और आधार की हमने बात कर ली है दोस्तों। प्रियम्बल में लिखा क्या गया है दोस्तों, अगर हम प्रियम्बल की बात करते हैं दोस्तों, प्रस्तावना की बात करते हैं, तो प्रस्तावना में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं दोस्तों। सबसे पहला जो प्रावधान किया गया है दोस्तों कि शक्तियों का स्रोत किसको माना गया है, यानी संविधान में शक्तियों का स्रोत किसको माना गया है, शक्तियों का स्रोत किसको माना गया। और दोस्तों भारत जो राष्ट्र है दोस्तों उसकी प्रकृति कैसी है दोस्तों, और संविधान के उद्देश्य क्या क्या है, उद्देश्यों की बात की गई है, क्या क्या उद्देश्य हैं। और दोस्तों क्या है, लागू होने की तिथि की बात करता है, यानी संविधान कब लागू किया गया था, इसके क्या है प्रावधान कहाँ पर कर दिया गया है दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहती है कि हम भारत के लोग, कहाँ से स्टार्ट होती है दोस्तों, हम भारत के लोग जैसे शब्दों से भारतीय संविधान की प्रस्तावना स्टार्ट होती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहती है कि हम भारत के लोग भारत को क्या बनाना चाहते हैं दोस्तों, संप्रभु, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। यानी हम भारत के लोग भारत को संप्रभु, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य स्थापित करने हेतु इसके समस्त नागरिकों को दोस्तों क्या है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। यानी इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार स्वतंत्रता की बात की गई है दोस्तों, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, पूजा की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता को सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व, भाईचारा बढ़ाने के लिए
दृढ़ संकल्पित होकर आज 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और क्या है, आत्मार्पित करते हैं, आत्मार्पित करते हैं। यानी अगर हम प्रस्तावना को पढ़ते हैं दोस्तों तो 8 से 10 लाइनें क्या है प्रस्तावना में है, और किस तरह से है कि हम भारत के लोग भारत को संप्रभु संपन्न समाजवाद पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य स्थापित करने हेतु इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति धर्म विश्वास पूजा की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता को सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व भाईचारा बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर आज 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित करते। यानी इस तरह की शब्दावली का प्रयोग भारतीय संविधान के प्रियम्बल में देखने को मिल जाता। तो ये जो प्रस्तावना में दोस्तों कुछ प्रमुख शब्द हैं, इनके बारे में हमें पढ़ना है कि संप्रभु का मतलब क्या होता है दोस्तों, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, समाजवाद का मतलब क्या होता है, कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है, कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, इन सारी बातों को क्या है हम यहाँ पढ़ने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों कि भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत क्या है, यानी भारतीय संविधान की शक्ति किसमें निहित है, किसको संविधान ने सर्वोपरि माना है, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना दोस्तों कहाँ से शुरू होती है, हम भारत के लोग जैसे शब्दों से शुरू होती है। तो इसका मतलब यह है कि भारत की जो जनता है वो क्या है, सर्वोपरि है, सारी की सारी शक्तियाँ किसमें निहित है दोस्तों, भारत की जनता में निहित है। और दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि भारत की प्रियम्बल में भारत जैसे शब्दों का उल्लेख कितनी बार किया गया है दोस्तों। तो जब हम भारतीय संविधान की प्रियम्बल को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को इस तरह का राष्ट्र बनाना चाहते हैं, यानी 2 बार भारत जैसे शब्दों का उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देखने को मिलता है। एक तो हम भारत के लोग और भारत को संप्रभु समाजवाद पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य स्थापित करना चाहते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखा जाए तो भारत जैसे शब्दों का उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 2 बार देखने को मिल जाता है। तो भारत की जो जनता है दोस्तों वो क्या है, सर्वोपरि है, सारी की सारी शक्तियां किसमें निहित है, जनता में निहित है। क्योंकि भारत की प्रस्तावना जो है दोस्तों हम भारत के लोग जैसे शब्दों से शुरू हो जाती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया से क्या है शुरू होती है, इसलिए सारी की सारी शक्तियां किसमें निहित हो जाती हैं, भारत की जनता में निहित हो जाती हैं। और भारतीय संविधान भारत की जनता को सर्वोपरि मानता है। दोस्तों अगर हम प्रकृति की बात करते हैं कि भारतीय संविधान की, भारत की प्रकृति कैसी है भारतीय संविधान में, तो भारत क्या है, एक संप्रभु राष्ट्र है। संप्रभु राष्ट्र का मतलब क्या होता है दोस्तों, संप्रभु की अगर हम बात करें, संप्रभु का मतलब क्या होता है दोस्तों, संप्रभु की परिभाषा क्या होती है दोस्तों। संप्रभु संस्था की बात करें या संप्रभु व्यक्ति की बात करें या संप्रभु राष्ट्र की बात करें, यानी ऐसा राष्ट्र जो दोस्तों, संप्रभु राष्ट्र ऐसा राष्ट्र होता है, ऐसा राष्ट्र जो अपने निर्णय स्वयं ले सके। संप्रभु राष्ट्र दोस्तों कैसा राष्ट्र होता है, ऐसा राष्ट्र होता है जो दोस्तों जो अपने निर्णय को स्वयं ले सके, अपने डिसीजन को स्वयं ले सके, उस पर ना तो कोई बाहरी शक्ति हस्तक्षेप कर सके और ना ही कोई आंतरिक शक्ति हस्तक्षेप कर सके। तो भारत दोस्तों क्या है, संप्रभु राष्ट्र है। जब संविधान लागू कर दिया गया था 26 जनवरी 1950 को, तो भारत कैसा राष्ट्र बन गया था दोस्तों, संप्रभु राष्ट्र बन गया था। क्योंकि भारतीय संविधान की जो प्रियम्बल है दोस्तों उसको कब लागू किया गया था, उसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और कुछ प्रावधानों को 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे। लेकिन कंप्लीटली अगर पूर्ण रूप से संविधान लागू होने की बात करें दोस्तों, तो पूर्ण रूप से संविधान कब लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान की प्रस्तावना को लागू किया गया था।
तो 26 जनवरी 1950 को ही भारत कैसा राष्ट्र बन जाता है दोस्तों? संप्रभु राष्ट्र बन जाता है, यानी ऐसा राष्ट्र बन जाता है जो अपने डिसीजन, अपने निर्णय स्वयं ले सकता है। उस पर ना तो कोई बाह्य शक्ति हस्तक्षेप कर सकती है और ना ही कोई आंतरिक शक्ति हस्तक्षेप कर सकती है। यानी भारत के राज्यों के पास भी ऐसे अधिकार नहीं है कि भारत किसी प्रकार के निर्णय में दोस्तों क्या है, हस्तक्षेप कर सके। तो कोई भी शक्ति, चाहे बाहरी शक्ति की बात करें, इंटरनल पावर की बात करें या एक्सटर्नल पावर की बात करें, कोई भी किसी प्रकार से क्या है, भारत के डिसीजन में अपना हस्तक्षेप नहीं कर सकती। तो संप्रभु राष्ट्र कैसा राष्ट्र होता है? जो अपने डिसीजन को स्वयं ले सकता है। ऐसे राष्ट्र को हम क्या कहते हैं दोस्तों? संप्रभु राष्ट्र कहते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा आ जाता है समाजवाद। समाजवाद क्या होता है दोस्तों? समाजवाद की अगर हम बात करें, समाजवाद क्या होता है दोस्तों? समाजवाद की अगर हम बात करें, ऐसा राष्ट्र, ऐसा देश या ऐसा राष्ट्र जहां पर किसी वर्ग का विशेष अधिकार ना हो, किसी वर्ग का विशेष अधिकार ना हो, विशेष अधिकार नहीं हो। यानी समाजवाद दोस्तों ऐसा राष्ट्र होता है जहां पर किसी वर्ग का विशेष अधिकार नहीं होता, यानी सभी वर्गों को क्या है, समान रूप से देखा जाता है। यानी हमारे देश में दोस्तों किसी भी व्यक्ति के साथ, समाज में रहने वाले व्यक्ति के साथ जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर या किसी और आधार पर, चाहे मूल वंश की बात करें दोस्तों, तो किसी भी आधार पर हमारे यहाँ समाज में रहने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। तो भारत कैसा राष्ट्र है दोस्तों? समाजवाद राष्ट्र है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, किसी वर्ग का विशेष अधिकार नहीं है, बल्कि सभी वर्गों को क्या है, यहाँ समान अधिकार प्राप्त है और किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। तो भारत कैसा राष्ट्र है दोस्तों? समाजवाद राष्ट्र है। भारत कैसा राष्ट्र है दोस्तों? समाजवाद राष्ट्र है। पंथ निरपेक्ष की बात करें दोस्तों, पंथ निरपेक्ष दोस्तों ऐसा राष्ट्र या ऐसा देश जिसका अपना कोई पंथ या धर्म ना हो, यानी ऐसा राष्ट्र जिसका अपना कोई पंथ ना हो और ना ही उसका क्या है, धर्म हो। भारत एक ऐसा राष्ट्र है दोस्तों जिसका ना तो अपना कोई पंथ है और ना ही कोई अपना धर्म है। यानी भारत सभी धर्मों को समान रूप से देखता है, यानी किसी धर्म का विशेष अधिकार भारत में नहीं है, बल्कि सभी धर्मों के लिए समान अधिकार प्राप्त किए गए। आगे चल के दोस्तों हम मौलिक अधिकारों को पढ़ेंगे और उसके अंतर्गत 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रताओं की बात करेंगे। तो प्रत्येक व्यक्ति के पास धार्मिक स्वतंत्रताएं हैं, धर्म की आज़ादी है दोस्तों। कोई व्यक्ति किसी धर्म को मान सकता है, किसी धर्म में भी आस्था रख सकता है, किसी भी धार्मिक स्थल में पूजा पाठ कर सकता है। तो ऐसी जो दोस्तों प्रावधान किए गए हैं वो कहाँ कर दिए गए हैं, प्रस्तावना में किए गए हैं। यानी भारतीय संविधान कैसा है दोस्तों? बिल्कुल पंथ निरपेक्ष है। या भारत राष्ट्र कैसा राष्ट्र है? बिल्कुल पंथ निरपेक्ष है दोस्तों। वो किसी भी धर्म को नहीं मानता है। यानी इसका मतलब यह है कि वो सभी धर्मों को समान रूप से देखता है, किसी धर्म का विशेष अधिकार नहीं होता है दोस्तों। ये जो शब्द थे दोस्तों, ये मूल संविधान का पार्ट नहीं थे। ये जो समाजवाद और पंथ निरपेक्ष शब्द है दोस्तों, ये मूल संविधान का पार्ट नहीं थे। इनको जोड़ा गया था बाद में दोस्तों, किसके माध्यम से? 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था। किसके माध्यम से दोस्तों? 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से समाजवाद, पंथ निरपेक्ष जैसे शब्दों को जोड़ा गया था। तो मूल संविधान का पार्ट नहीं था, इनको बाद में जोड़ा गया था दोस्तों।
प्रस्तावना में दोस्तों अभी तक एकमात्र ही संशोधन किया गया है, वो 42वां संविधान संशोधन है, और इसके माध्यम से समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और एक शब्द और है जिसको जोड़ा गया था दोस्तों, अखंडता। यानी इन 3 शब्दों को भारतीय संविधान की प्रियम्बल में शामिल किया गया था, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इन तीनों शब्दों को दोस्तों किसके माध्यम से जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। यानी अभी तक एकमात्र अमेंडमेंट किया गया है, एक संशोधन किया गया है, वो है 42वां संविधान संशोधन। इसके बाद दोस्तों लोकतंत्र की हम बात करते हैं। लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों ये किससे मिलकर बना है? डेमोक्रेटिक की अगर हम बात करते हैं, डेमोक्रेटिक की बात करते हैं तो दोस्तों ये क्या है? ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। किससे मिला है? ग्रीक शब्द डेमोस से मिलकर बना है और कार्टिया से मिलकर बना है। डेमोस का मतलब होता है दोस्तों जनता, और कार्टिया का अर्थ क्या होता है दोस्तों? शासन। यानी लोकतंत्र किसे कहते हैं दोस्तों? जनता के शासन को हम लोकतंत्र कहते हैं। अगर हम अब्राहम लिंकन की बात करते हैं दोस्तों, अब्राहम लिंकन के शब्दों में लोकतंत्र की बात करते हैं तो दोस्तों ऐसी सरकार जो जनता के लिए हो, जनता के लिए हो, जनता द्वारा बनाई जाए। ऐसी सरकार जो जनता के लिए हो, जनता द्वारा बनाई जाए और जनता द्वारा चलाई जाए, जनता द्वारा चलाई जाए। ऐसी सरकार को हम क्या कहते हैं दोस्तों? लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। तो भारत में कैसी सरकार है दोस्तों? लोकतांत्रिक सरकार है। यानी जनता के लिए होती है दोस्तों, जनता के द्वारा बनाई जाती है और जनता के द्वारा चलाई जाती है। लेकिन दोस्तों भारत में कैसा लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। यानी जनता के लिए सरकार होती है और जनता के द्वारा बनाई जाती है, लेकिन दोस्तों जनता के द्वारा सरकार को चलाया नहीं जाता, बल्कि जनता के द्वारा जो निर्वाचित लोग होते हैं उनके द्वारा सरकार को चलाया जाता है। तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है दोस्तों। गणराज्य की हम बात करते हैं दोस्तों। गणराज्य दोस्तों ऐसा राष्ट्र, ऐसा देश या ऐसा राष्ट्र जिसके शासक का पद, शासक का पद वंशानुगत ना हो, वंशानुगत ना हो। यानी ऐसा राष्ट्र जिसके शासक का पद वंशानुगत हो। यानी संविधान में जो भी सर्वोच्च पद है दोस्तों वो वंशानुगत नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ पर दोस्तों राष्ट्रपति का सर्वोच्च पद है भारतीय संविधान में, और राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति नहीं बनता। यानी यहाँ पर वंशानुगत प्रणाली को नहीं अपनाया गया है। यानी हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति नहीं बनता है, बल्कि प्रत्येक 5 वर्ष में दोस्तों निर्वाचित होकर आता है। तो गणराज्य ऐसा राष्ट्र होता है जिसके शासक का पद वंशानुगत नहीं होता है। दोस्तों हमारे यहाँ पर संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि हमारे यहाँ पर संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है, ना कि अध्यक्षीय प्रणाली को अपनाया गया है। और संसदीय प्रणाली की विशेषता होती है कि दोस्तों इसमें सारी शक्तियां किस में निहित होती हैं दोस्तों? केंद्र में निहित होती हैं। यानी संसदीय प्रणाली की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सारी शक्तियां किसके पास होती हैं? काउंसिल के पास होती हैं, प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। जबकि अध्यक्षीय प्रणाली की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, जैसे अमेरिका में अपनाया गया है, सारी की सारी शक्तियां किसके पास होती हैं? राष्ट्रपति के पास। तो हमारे यहाँ पर संसदीय प्रणाली है दोस्तों, हमारे यहाँ पर सारी की सारी पावर राष्ट्रपति के पास नहीं है, बल्कि किसके पास है? काउंसिल और पीएम के पास है। यानी प्रधानमंत्री और क्या है? मंत्री परिषद के पास सारी की सारी शक्तियां होती है। तो हमारे यहाँ पर संसदीय प्रणाली को अपनाया गया। दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय की बात की गई है दोस्तों। 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। एक सामाजिक न्याय की बात की गई है, दूसरा आर्थिक न्याय, और तीसरा क्या है? राजनीतिक न्याय की बात की गई है। यानी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है, तो 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देखने को मिल जाती है। सामाजिक सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और क्या है? राजनीतिक न्याय का प्रावधान कर दिया। यानी समाज में किसी व्यक्ति के साथ जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर या किसी और बेसिस के आधार पर
भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को समान न्याय प्राप्त होगा, ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कर दिया गया है। भारतीय संविधान में दोस्तों आर्थिक न्याय का प्रावधान किया गया है, यानी आर्थिक कारणों के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। चाहे इसमें कोई व्यक्ति भिखारी है दोस्तों और कोई व्यक्ति अमीर है, इनके साथ न्याय के मामले में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और ये जो आर्थिक न्याय है दोस्तों, इसके माध्यम से जो आय और संपदा में असमानता है उसको भी दूर करने का काम किया जाएगा। तो दोस्तों आर्थिक कारणों के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भारत में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ना ही राजनीतिक कारणों के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव किया जाएगा। कोई व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है दोस्तों, तो जैसे ही उसकी आयु 25 वर्ष हो जाती है, विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है, लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है, या फिर दोस्तों अपनी बात सरकारी दफ्तरों तक पहुंचाने की हो, या फिर क्या है सरकार में हिस्सेदारी की बात हो, तो किसी भी आधार पर दोस्तों किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था कहाँ कर दी गई है दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में की गई है। और ये जो न्याय का प्रावधान है दोस्तों, ये कहाँ से लिया गया है, रूसी क्रांति से लिया गया है। कहाँ से लिया गया दोस्तों, रूसी क्रांति से लिया गया। 1917 की रूसी क्रांति से इन प्रावधानों को लिया गया। तो ये जो न्याय के प्रावधान है कहाँ से लिए गए, रूस के संविधान से लिए गए। स्वतंत्रता की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दोस्तों कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का प्रावधान कर रखा है दोस्तों। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का प्रावधान कर रखा है। विचार की स्वतंत्रता है हमारे पास, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की है, धर्म की स्वतंत्रता है, और दोस्तों पूजा की स्वतंत्रता है। यानी प्रत्येक व्यक्ति के पास ऐसी स्वतंत्रताएं हैं कि वो विचार कर सकता है दोस्तों। हम कुछ भी क्या है सोच सकते हैं, कुछ भी क्या है दोस्तों विचार कर सकते हैं। तो विचार की स्वतंत्रता हमारे पास है, किसी के बारे में कुछ भी सोच सकते हैं, ऐसी स्वतंत्रताएं हमारे पास है। अभिव्यक्ति का मतलब होता है एक्सप्रेशन, यानी हम किसी के बारे में कुछ कह सकते हैं दोस्तों, उसकी आलोचनाएं कर सकते हैं, हम भारत सरकार की आलोचनाएं कर सकते हैं, ये हमें अधिकार प्राप्त है दोस्तों। मैं टीचर हूं तो टीचिंग के माध्यम से आलोचना कर सकता हूं। कोई गायक है दोस्तों, कोई सिंगर है तो वो क्या है सिंगिंग के माध्यम से आलोचना कर सकता है। कोई डांसर है तो दोस्तों डांस के माध्यम से कर सकता है, यानी किसी भी माध्यम से वो क्या है आलोचनाएं कर सकता है। तो ये जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है दोस्तों, ये भारतीय संविधान हमें देता है। विश्वास, हम किसी पर भी विश्वास कर सकते हैं दोस्तों, ऐसी स्वतंत्रता हमारे पास है। हम किसी भी व्यक्ति से, किसी अनजान व्यक्ति पर भी क्या है विश्वास कर सकते, तो विश्वास की स्वतंत्रता हमारे पास है। किसी भी धर्म का आचरण कर सकते हैं हम, किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं, किसी भी धर्म को क्या है हम अपना सकते हैं दोस्तों, ये हमारे पास स्वतंत्रता है। ये कौन देता है, ये भारत का संविधान देता है। किसी भी धर्म की पूजा कर सकते हैं दोस्तों, अर्चना कर सकते हैं, ये सारे के सारे स्वतंत्रताएं कौन देता है, हमें भारत का संविधान देता है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दोस्तों कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का प्रावधान किया गया है, 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का प्रावधान किया गया है दोस्तों। समानता की बात की गई है, समानता की बात की गई है, और किसकी बात की गई है दोस्तों, प्रतिष्ठा की बात की गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। यानी भारतीय संविधान में दोस्तों क्या है प्रतिष्ठा, डिग्निटी की बात की गई है। यानी कि संविधान क्या है किसी भी व्यक्ति की डिग्निटी का, गरिमा का ख्याल रखेगा, और दोस्तों अवसर की समानता देगा। यानी जब हम आगे चल के मौलिक अधिकार पढ़ेंगे और उसमें भी आर्टिकल 16 पढ़ेंगे तो उसमें अवसर की समानता का प्रावधान कर रखा है। यानी किसी भी व्यक्ति के साथ क्या है जाति, धर्म, लिंग के आधार पर रोजगार में हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे। तो समानता के अधिकार को पढ़ेंगे दोस्तों, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत 14 से लेकर 18 तक सारे के सारे हमारे क्या है समानता के अधिकार का प्रावधान कर रखा है। तो उसको हम क्या है अच्छे से पढ़ेंगे। तो समानता की बात की गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की गई है। और क्या क्या प्रावधान कर रखे हैं दोस्तों, एकता की बात की गई है, एकता की बात की गई है दोस्तों। प्रस्तावना में किसकी बात की गई है, एकता की। यानी एकता एक मानसिक स्थिति है दोस्तों जो सभी लोगों को एकजुट बनाए रखती है। यानी एकल नागरिकता के माध्यम से सभी लोगों को, भारत के सभी लोगों को एकजुट बनाए रखने का काम कौन करती है दोस्तों, एकता के माध्यम से किया गया। अखंडता एक भौगोलिक स्थिति है जो भारत के सभी क्षेत्रों को एकजुट बनाए रखने का काम करती है। तो एकता एक मानसिक स्थिति हो गई जो भारत के सभी नागरिकों को एकजुट बनाए रखने का काम कर रही है, और अखंडता एक भौगोलिक स्थिति हो गई जो भारत
भारत के सभी क्षेत्रों को एकजुट बनाए रखने का काम कर रही है। बंधुत्व की बात की गई है दोस्तों, बंधुत्व यानी भाईचारा, भाईचारे की यहाँ पर बात की गई है, यानी भारत के जितने भी लोग हैं उनमें क्या है, आपसी भाईचारा होना चाहिए और भाईचारे को क्या है, बढ़ावा करें। इस तरह के प्रावधान किए गए हैं दोस्तों। अगर हम स्वतंत्रता, समानता, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जैसे शब्दों की बात करें तो ये जो शब्द हैं दोस्तों कहाँ से लिए गए थे, ये फ्रांस की क्रांति से लिए गए थे, फ्रांस की क्रांति से लिए गए थे। यानी 1789 में फ्रांस की क्रांति होती है और ये स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जैसे शब्दों को कहाँ से उठा लिया गया था, फ्रांस की क्रांति से उठा लिया गया था। तो यहाँ पर क्या बात की गई है दोस्तों, एकता की बात की गई है प्रस्तावना में, अखंडता की बात की गई है, बंधुत्व की बात की गई है। दोस्तों संविधान लागू होने की तिथि का प्रावधान कर रखा है, यानी भारतीय संविधान कब लागू किया गया था। अगर प्रस्तावना के अकॉर्डिंग अगर संविधान लागू होने की बात करें तो कब लागू किया गया था दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान लागू कर दिया गया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रस्तावना के अनुसार भारत के संविधान को कब लागू किया गया था, 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, और अन्य ऑप्शन में दे रखें तो दोस्तों यहाँ पर हमारा 26 नवंबर 1949 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रस्तावना के अनुसार भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया था। लेकिन अगर क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जाता है कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया था या भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था, और वहां पर इस तरह के ऑप्शन दे रखे थे कि 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, तो फिर वहां पर हमारा क्या है, 26 जनवरी 1950 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इन बातों को दोस्तों क्या है, ध्यान रखें। दोस्तों अंगीकृत का मतलब होता है स्वीकार करना, यानी 26 नवंबर 1949 को ही भारतीय संविधान को क्या कर लिया गया था, स्वीकार कर लिया गया था, अपना लिया गया था। अधिनियमित की अगर हम बात करें दोस्तों तो इसका मतलब होता है लागू करना, यानी संविधान कब लागू कर दिया गया था, 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया था। और आत्मार्पित का मतलब स्वयं को अर्पित करना, स्वयं को अर्पित करना। तो भारतीय संविधान स्वयं को कब अर्पित किया गया था, 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया। तो ये दोस्तों क्या है, प्रस्तावना के कुछ मुख्य शब्द जिनको हमने क्या है पढ़ा है। शक्तियाँ कहाँ पर हैं दोस्तों, भारत के लोगों में निहित है। प्रकृति कैसी है दोस्तों, संप्रभु है, समाजवाद है, पंथी निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य है। उद्देश्यों की बात की गई है, न्याय का प्रावधान कर रखा है दोस्तों, 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रताओं का प्रावधान कर रखा है, 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख कर रहा है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, पूजा की स्वतंत्रता। समानता की बात की गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता है। एकता की बात की गई है, अखंडता की और बंधुत्व की। और संविधान लागू होने की तिथि का उल्लेख करती है, 26 नवंबर 1949 को ही भारतीय संविधान अंगीकृत कर लिया गया था, अधिनियमित और आत्मार्पित कर लिया गया था। दोस्तों क्वेश्चन यहां से भी पूछा जाता है, क्या भारतीय संविधान प्रस्तावना, क्या प्रस्तावना भारतीय संविधान का, भारतीय संविधान का अंग है या नहीं, संविधान का अंग है या नहीं। यानी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या वर्तमान समय में प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग है या नहीं। तो इससे संबंधित दोस्तों कुछ केस हैं, बेरोवारीवाद बनाम भारत संघ, 1960 का मामला है दोस्तों। 1960 में सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट में कहता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। यानी इस केस में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग नहीं है। और दोस्तों जब संविधान का भाग नहीं है तो इसमें संशोधन भी नहीं किया जा सकता। कि दोस्तों उसी पार्ट में संशोधन किया जा सकता है जो संविधान का भाग है। तो प्रस्तावना, ये जो केस है दोस्तों बेरोवारीवाद बनाम भारत संघ 1960 का जो मामला है, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और इसमें संशोधन भी नहीं किया जा सकता। लेकिन दूसरे केस की अगर हम बात करते हैं, जिसको हम केशवानंद भारती के नाम से जानते हैं, केशवानंद भारती, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य।
केरल राज्य 1973 का मामला है दोस्तों ये। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले वाले जजमेंट को पलट दिया था, यानी जो पहले जो डिसीजन दिया था दोस्तों उसको पलट दिया था और इस मामले में कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। प्रस्तावना क्या है दोस्तों? संविधान का अंग है। इसमें क्या है दोस्तों? संशोधन किया जा सकता है, यानी प्रस्तावना में वर्तमान समय में संशोधन किया जा सकता है दोस्तों, और संशोधन किया भी गया था दोस्तों। यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। प्रस्तावना में एकमात्र अमेंडमेंट किया गया था, 42वां अमेंडमेंट 1976। इसके माध्यम से प्रस्तावना में 3 नए शब्दों को जोड़ा गया था दोस्तों, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इन 3 नए शब्दों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इंदिरा गांधी के समय ऐड किया गया था। तो अभी तक प्रस्तावना में केवल एकमात्र अमेंडमेंट किया गया था, 42वां अमेंडमेंट 1976। इसके माध्यम से 3 शब्दों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ दिया। तो पहले मामले में जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, उसमें संशोधन नहीं किया जाता, ठीक दूसरे मामले में अपने पहले वाले मामले को उलट दिया, यानी पहला वाला जो डिसीजन था दोस्तों उसको पूरी तरह से उलट दिया था। और क्या कहा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें संशोधन किया जा सकता। हालांकि एक और मामला आता है LIC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में, 1995 का मामला है। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें संशोधन किया जा सकता था। एक और केस है दोस्तों प्रस्तावना से जुड़ा हुआ, SR बॉम्बे बनाम भारत संघ 1994 का मामला है। और इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का मूलभूत ढांचा है। यानी प्रस्तावना क्या है दोस्तों? संविधान का मूलभूत ढांचा है, आधारभूत संरचना है। यानी आधारभूत संरचना में आप किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकते। तो ये भी क्या है कहा गया। तो वर्तमान स्थिति यह है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन प्रस्तावना के मूलभूत ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता, संशोधन नहीं किया जा सकता। यानी संविधान प्रस्तावना का जो मूलभूत ढांचा है दोस्तों उसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया। खुद आर्टिकल 368 कहता है कि संविधान का जो भी मूलभूत ढांचा है उसमें आप किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों अगर आप इसके मूलभूत ढांचे में छेड़खानी करोगे या बदलाव करोगे तो दोस्तों संविधान जो है वो अपना अस्तित्व खो देगा। यानी कोई बिल्डिंग बनाई जा रही है दोस्तों, अगर हम उसके स्ट्रक्चर में उसके बेस में किसी प्रकार की छेड़खानी करने लगते हैं तो वो जो बिल्डिंग होती है धीरे धीरे क्या है अपने अस्तित्व को खो देती है। इसलिए आर्टिकल 368 खुद इस बात को एक्सेप्ट करता है कि भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। और दोस्तों केशवानंद भारती मामले में भी इस बात को एक्सेप्ट किया गया कि प्रस्तावना के मूलभूत ढांचे में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा। तो वर्तमान स्थिति यही है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, संशोधन इसमें किया जा सकता है, लेकिन इसके मूलभूत ढांचे में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, बने रहिए।